हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल्स न्यूज़ बिट प्रोग्राम। आज हम 12 अगस्त के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। आज हमारा पहला आर्टिकल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यू मस्ट बी सरप्राइजिंग कि आर्टिकल भारतीय भाषाओं को लेके है, बट वी हैव पुट सब हेडिंग आईवीसी विच इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। अब आप देखिए कि कितना ब्यूटीफुली रिटर्न है कि हाउ कैन यू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड इंटरलिंक द टू कंसेप्ट। ऑथर सुरेंद्र दुबे जी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं कि जहां एक और भारतीय भाषाएं हमारी एकता की मिसाल है, परंतु वर्तमान में जो कॉन्फ्लिक्ट और इश्यूज हो रहे हैं, हाउ इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल और वेस्टर्न लेगेसी, कि किस तरह से कॉलोनियल ऑथर्स लाइक मैक्स मूलर के द्वारा आर्यन माइग्रेशन थ्योरी आपको प्रोवाइड की गई, विच वॉज अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म। उनका ये मानना था कि जिस तरह से फॉरेनर्स बाहर से आए हैं उसी तरह से आर्यंस भी बाहर से आए हैं, और ये उनके कॉलोनियल रूल को एक नॉर्मलाइजेशन प्रदान करता है। साथ ही हाउ वेस्टर्न ऑथर्स दे हैव सिंप्लीफाइड संस्कृत एज अ इंडो आर्यन लैंग्वेज, और वहाँ से एक डिवाइड पैदा होता है बाकी इंडियन लैंग्वेज और सांस्कृतिक लैंग्वेज के बीच में। तो ऑथर का जो आर्टिकल है इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल सो दैट you can relate two concepts: westernization, which is again and again in RAS mains, and Indus Valley civilization. We are expecting a question on Aryan migration theory because recently history में जो developments हो रहे हैं उससे आर्यन माइग्रेशन थ्योरी की काउंटर थ्योरीज एंड काउंटर स्टडीज आने स्टार्ट हो गई है। आप प्रोफेसर वसंत शिंदे की केस स्टडीज, उनकी रिसर्च को पढ़िए, राखी गढ़ी पे उनकी रिसर्च को पढ़िए, सिनौली एक्सकेवेशन के बारे में आप पढ़िए, तो आपको पता लगेगा कि कैसे करंट जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं they are trying and they are proving that Aryan immigration theory was a colonial myth. So this article was very impactful. You must read this article. नेक्स्ट आर्टिकल हमारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाए गए दिशा अभियान से रिलेटेड है। दिशा अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन को लेकर एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इस आर्टिकल्स को हम अपने सोशलॉजिकल आंसर्स में एज अ केस स्टडी और एग्जाम्पल साइट कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिल के किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकती है, स्पेशली फॉर द वीकर सेक्शन। साथ ही GS3 में हमारे स्पेसिफिकली एक टॉपिक मेंशन है सिविल सोसाइटी। इस ईयर के RS मेंस में क्वेश्चन भी आया था जहां आपसे विमेन रिलेटेड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पूछे गए थे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सिविल सोसाइटी लेड है जो कि जय वकील फाउंडेशन है, विच वॉज फाउंडेड इन 1944। सो ओवर द 80 years दे आर वर्किंग ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन। सो एजुकेशन के सेक्टर में ये बहुत अच्छा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो आप देखिए एक आर्टिकल्स या एक एग्जाम्पल को आप मल्टीपल जगह कैसे यूज कर सकते हैं। तो दिस आर्ट यू शुड प्रैक्टिस ओवर द टाइम। The next article is regarding reviving the civil engagement in the health governance. ऑथर मीना पुट्टूराज जी ने दो स्कीम्स का इस आर्टिकल में मेंशन किया है। द फर्स्ट वन इज मक्कलई थेदी मरुधुवम। आई बैग योर पार्डन फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन इफ आई। सो ये बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे पीपल्स के डोर स्टेप पे मेडिसिन का डिलीवरी किया जा रहा है। आज के टाइम में जहाँ गिग इकोनॉमी का टाइम है, जहाँ पे फूड आइटम्स घर पे डिलीवर किए जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट मेडिसिन, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। सिमिलरली कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा गृह आरोग्य स्कीम चलाई गई जिससे कि डोर स्टेप्स पे आपको हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोवाइड की जा रही है। अब इस आर्टिकल्स के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, लाइक द वर्ड्स मैम हैज़ यूज्ड कि प्रोएक्टिव हेल्थ केयर, दिस थिंग यू शुड यूज इन योर आंसर्स कि प्रोएक्टिव हेल्थ केयर। इसी तरह से मैम ने स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इनइक्वलिटीज़ के बारे में जिक्र किया है। साथ ही मैम ने दो बेसिक प्रॉब्लम इंडिया के हेल्थ केयर पॉलिसीज में बताई। द फर्स्ट वन इज कि हम जो नीडी पीपल है वी क्लेम देम एज अ बेनिफिशरी। अब नाउ यू सी द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग दिस टर्म बेनिफिशरी। द मोमेंट वी यूज द टर्म बेनिफिशरी तो होता क्या है, आपने रिसिपिएंट को एक पैसिव रोल दे दिया रादर देन अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। और हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज है दे मेन उनका मैट्रिक्स क्या है, उनका मैट्रिक्स होता है कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हमने कितने अचीव करे। ऑन दैट पैरामीटर वी एनालाइज आर स्कीम। बट ये जो टर्म बेनिफिशरी है इट फ्रेम सिटीजन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरवेंशन नॉट एज अ राइट होल्डर। आर्टिकल 21 प्रोवाइड यू राइट टू हेल्थ, बट जब हम किसी को बेनिफिशरी कहते हैं दैट मीन्स ही इज अ पैसिव रिसिपिएंट। तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न है हमारी पॉलिसी का दैट फॉर्म्स द नेक्स्ट डोर ऑफ पॉलिसीज। तो ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी रेयर।
आपको ये किसी भी कोचिंग बुकलेट्स में कभी नहीं मिलेंगे। जब आप इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा चीज़ों को लेके, एंड दैट्स द होल एम ऑफ आवर दिस सीरीज। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे हेल्थ केयर पॉलिसी से रिलेटेड है। ऑल्दो इट इज रिटन बाय और रिटन ऑन बिहाफ ऑफ संघ प्रमुख, बट इसमें जो डेटा यूज है वो इंटरनेशनल बॉडीज की हैं, लाइक कि यूएन की जो संस्था FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग भारत की 40.4% जनसंख्या आज भी स्वस्थ भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकती है। तो ये हमारे मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भारत अपने 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है तो क्या 40% लोग भी हेल्दी और न्यूट्रिशियस भोजन नहीं अफोर्ड कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो रीज़न क्या है? इज इट बिकॉज कि हम वो सर्विस को डिलीवर नहीं कर पा रहे, या फिर जो हमारा फूड पैटर्न है दैट इटसेल्फ इज इनसफिशिएंट, जो हमारा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है या जो हम सीरियल्स दे रहे हैं वो न्यूट्रिशनल लैक करते हैं? तो यहाँ से दो सब पॉइंट्स आपके पास जनरेट होते हैं कि हेल्थ केयर या जो फूड सिक्योरिटी का इशू है उसका बेसिक रीजन क्या है। इज इट पुअर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और इज पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर एज अ होल? तो आप इस तरह के पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, यू स्टार्ट नोटिंग देम, एंड बाद में आपके पास एक अच्छा रजिस्टर, एक अच्छा डेटा पॉइंट जनरेट होगा जिसको आप मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग स्टेराइल लर्निंग। ये आर्टिकल वेरी इंटरेस्टिंग है। इस आर्टिकल में ऑथर ने 2-3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, तो जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि कैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा फर्स्ट AI पावर आंगनवाड़ी चालू की गई, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन में या AI के क्वेश्चंस में आप इस केस स्टडी को, इस एग्जाम्पल को एक पॉजिटिव नोट में यूज कर सकते हैं। एडिशनली ऑथर का ये व्यू पॉइंट है कि हमने AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी को ही एजुकेशन समझ लिया है, जबकि एजुकेशन उससे ऊपर उठ के टीचर स्टूडेंट का जो बॉन्ड है, एक्चुअल में एजुकेशन वहाँ से इम्पार्ट होती है। तो AI पॉलिसी का कभी अगर क्रिटिकल एनालिसिस या एसेज में आपसे एक नया पर्सपेक्टिव पूछा जाता है तो आप ये डायमेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सर ने एक नया इनिशिएटिव के बारे में मेंशन किया जो कि आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स की पेंशन के रिगार्डिंग था। तो एक स्पर्श नाम का पोर्टल चालू किया गया, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रक्षा। एंड सर का ये व्यू पॉइंट था कि कैसे मैक्सिमम रूरल एरिया से हमारी आर्म फोर्सेस के पर्सोनल आते हैं और वहाँ पे कनेक्टिविटी एंड स्पीड इश्यूज हैं, तो क्या इस तरह के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें लाना सही होगा? तो ये कुछ क्वेश्चंस रेज करता है। आप इसे अच्छे से पढ़िए ताकि आपको मल्टीपल व्यू पॉइंट्स मिलेंगे कि पॉलिसी कैसे डिज़ाइन की जाती है या कैसे कई बार गुड पॉलिसीज़ के भी इल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इट्स अ मल्टी डायमेंशनल आर्टिकल, यू मस्ट रेफर दिस, एंड ऑब्वियसली सर इज़ वेरी रेपुटेड, सर इज़ एन फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ NCERT, तो एनीथिंग विच कम्स फ्रॉम हिम इन स्पेशली इन द एजुकेशन वी मस्ट रीड इट। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग नारी अदालत। तो प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिक्किम द्वारा अभी नारी अदालत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसमें जो फैमिली लेवल पे डिस्प्यूट है उनको सुलझाने के लिए कम्युनिटी बेस्ड फोरम बनाया गया ताकि आपकी ग्रीवांस रिड्रेसल लोकल लेवल पे हो सके। तो इस एग्जाम्पल को आप सोशलॉजी में जब वीमन इशू की बात आती है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। नॉन सीवियर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कैसे स्पीडी रिजोल्यूशन हो वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। GS3 में आपके सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट में आप इस आर्टिकल को एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग अ कोर्ट रूलिंग विथ नो रूम फॉर जेंडर जस्टिस। तो रिसेंटली शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जहां उन्होंने फॉर्मर IPC सेक्शन 498A जो कि डाउरी प्रोविजन से रिलेटेड है और करंटली भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के रूप में जानी जाती है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया क्योंकि डाउरी प्रोविजन एक्ट और सेक्शन 85 में बहुत सारी फ्रिवलस कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड होती थी। तो कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी बनती है कि रादर देन कोअर्सिव अरेस्ट आप पहले एक इंश्योर कीजिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए कि केस जेन्युइन है या नहीं है। तो ऑथर का एक क्रिटिकल असेसमेंट है इस आर्टिकल में, यू शुड रीड इट, क्योंकि डाउरी प्रोविजन एक्ट हमारे सोशलॉजी सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके अराउंड इश्यूज पता होना चाहिए। और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर कमिंग नॉट फ्रॉम द बुक्स बट फ्रॉम एनालिटिकल एंड न्यूज़पेपर पर्सपेक्टिव। तो इस पर जो भी अपडेट्स हुई है वो आप यूज़ कीजिए। कुछ अच्छे कीवर्ड्स मैम ने यूज़ किए हैं, जैसे इसको इसी तरह के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इन कोअर्सिव अरेस्ट को न्यू लीगल टेररिज्म के रूप में भी बोला। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे,
आप जब इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी एंड दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर मेंस आंसर एज वेल। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली जब वीमेन के केसेस हैं या वीमेन इश्यूज हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। रिसेंटली आपको पता भी है जिस तरह के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ये आर्टिकल काफ़ी एनालिटिकल वे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग a satellite which was launched to monitor the CO2 emission. You should read this from two perspectives. Number one, it is a directly related with the space. Ki what was this satellite OCO? It is basically launched in three parts: OCO1, OCO2 and OCO3. So it is a series of satellites launched by NASA to monitor the CO2 emission. अब इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च की गई। तो अब आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये अलग अलग तरह के ऑर्बिट्स क्या होते हैं। साथ ही CO2 इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस, तो कौन कौन सी अलग ग्रीन हाउस गैसेज होती है। अब ये तो था प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि RS मीन्स 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रंप की जो पॉलिसीज है, हाउ इट शेप द ग्लोबल ऑर्डर और हाउ इट शेप द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर टू बी प्रिसाइज। अब आप देखिए कि ट्रंप का एक पैटर्न है, या ट्रंप की पॉलिसीज में आपको देखने को मिलेगा कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं करते हैं, रादर देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस ऑन मोर प्रोडक्शन। अब उनका ये कहना है कि $15 मिलियन का एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इस सैटेलाइट्स पे जा रहा था, जिस वजह से वो इसे शट डाउन कर रहे हैं, जबकि नासा द्वारा भी इसे क्रिटिसाइज किया गया है। तो ट्रंप की पॉलिसीज में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही एग्जिटेड फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट, वो रिन्यूएबल एनर्जी के भी काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं। साथ ही इस तरह के जब इनिशिएटिव यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट लेते हैं तो एक ग्लोबल प्रेसिडेंस जाता है कि जहाँ एक और दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ बात कर रही है, वहीं यूएस के जो प्रेसिडेंट है ही इज मूविंग अवे फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी। तो हाउ हिज पॉलिसीज विल अफेक्ट द ग्लोबल ऑर्डर रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो दो तरह के आर्टिकल्स और दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। आप इंटरलिंक करके जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपको पर्सपेक्टिव बहुत वाइड एनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेल्थ सेगमेंट से है। केन्या को WHO द्वारा ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस से और स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है उससे फ्री डिक्लेयर किया गया है। अब ये बीमारी क्या होती है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। बेसिकली एक पैरासाइटिक बॉर्न डिजीज होती है जो कि प्रोटोजोअन डिजीज है, और केन्या में इसे काफ़ी प्रिवेलेंट थी। और अब ये कहाँ इफेक्ट करती है, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बेसिकली इफेक्ट करती है। और इस तरह की जब भी डिजीज रिलेटेड न्यूज़ आती है तो आप देखिए कि उसका जो वेक्टर है वो क्या है, इज इट अ वायरस बॉर्न और अ पैरासाइट बॉर्न और अ बैक्टीरियल बॉर्न, साथ ही वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। इस तरह की जो भी 2-3 व्यू पॉइंट्स हैं आप उसको देखिए, तो आपको प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है कि ऑथर के अकॉर्डिंग रिसेंट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं या फिर कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट हो रहे हैं, वी टर्म देम एज अ क्लाइमेट चेंज। बट सर का ये व्यू पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज इज मच बिगर देन दिस, रादर देन इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो हमारे नेग्लिजेंस की वजह से हो रहे हैं। ये आर्टिकल हमने इसलिए शेयर किया है क्योंकि इसमें 2-3 इन्फो आपके बहुत काम के हैं। क्योंकि अभी उत्तराखंड इशू आप सबको पता है न्यूज़ में है, तो मंदाकिनी वैली की लोकेशन जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अस्सी गंगा वैली जो इस आर्टिकल में मेंशन है उसकी लोकेशन जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही सर द्वारा कुछ अच्छे कीवर्ड्स का यूज़ किया गया, जैसे कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म। ये कीवर्ड बहुत ब्यूटीफुल कीवर्ड है। रादर देन जब हम किसी भी पॉलिसी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को यूज़ करते हैं तो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म आप यूज़ कीजिए, ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लिकेंसी या ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लिकेंसी यूज़ कीजिए। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं दे लुक वेरी गुड इन योर आंसर्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग रिफ्ट बिटवीन टू ब्लॉक्स रिगार्डिंग द जेनेवा पैक्ट प्लास्टिक ट्रीटी। तो कल भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि प्लास्टिक ट्रीटी पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब ये आर्टिकल हमारे लिए एनवायरमेंटल इशूज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो सी और ओशन में प्लास्टिक का इशू है दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू। तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। इस ब्लॉक में या इस ट्रीटी में मेनली 2 ब्लॉक उभर के आए हैं। द फर्स्ट वन इज हाई एम्बिशन कोलिशन विच इज लेडेड बाय नॉर्वे एंड रवांडा। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इट इज अ फॉर्मल ग्रुप ऑफ 80 कंट्रीज एंड माइंड की यूएस इस ब्लॉक का पार्ट नहीं है। द सेकेंड ग्रुप विच इज नॉन फॉर्मल इज लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना। इनका ये कहना है कि कंप्लीट बैन की जगह अगर हम वेस्ट डिस्पोजल या उसके मैनेजमेंट पे फोकस करें तो इट विल सर्व अ बेटर इंटरेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। बट जो हाई एम्बिशन कोलिशन या डेवलप कंट्री है दे ऑल टुगेदर पुश फॉर अ कंप्लीट बैन। अब इसमें IR का एंगल ये है कि 18% से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है
वो एशिया की जो इकोनॉमीज है दे डोमिनेट दिस ग्लोबल ट्रेड इन प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर विद एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्ट कंट्रीज। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के इंटरेस्ट और जो डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं वो यहाँ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलते हैं। तो आप इस आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है, इट इज़ वेरी गुड डेवलपमेंट इन आवर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। रिसेंटली भारत की संसद द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को और एंटी डोपिंग संशोधन बिल को पास कर दिया। अब आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन में नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी का डायरेक्ट जिक्र है, और जिस तरह से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं तो पॉसिबल है कि स्पोर्ट्स एक्ट, जो कि एक लैंडमार्क एक्ट है क्योंकि इट इज़ बीइंग ब्रिंग आफ्टर 1975, तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इस बिल के 3 स्तंभ हैं। द फर्स्ट वन इज नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, कि नेशनल लेवल पे खेल नीतियों को बनाने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा जो कि किसी भी संस्था की जवाबदेही को तय करेगा। इसके साथ ही एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा जो फेडरेशंस में जिस भी तरह की इंडिसिप्लिन या इरेगुलरिटीज होती है उनके इश्यूज को देखेगा। साथ ही एक नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल भी बनाया जाएगा ताकि जो फेडरेशन में गुटबाजी या इस तरह के इश्यूज होते हैं, टाइम पे इलेक्शन नहीं होते, उन्हें ये ख़त्म करेगा। अब इस पैनल में कौन कौन लोग होंगे ये इस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा। जब इस बिल का डिटेल हमारे पास एक्सप्लेनेशन आएगा तो वी विल मेक अ फुल वीडियो ऑल्सो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पोर्ट्स सेक्शन। अब यू मस्ट बी सरप्राइजिंग कि वाई वी हैव पुट अ लॉ सेक्शन ऑन द हेडिंग। आप देखिए कि बीसीसीआई को बहुत क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है कि बीसीसीआई आरटीआई एक्ट में इंक्लूड नहीं है। रिसेंटली आरएस मेंस में क्वेश्चन आया था जहां पे आपको एक केस स्टडी के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन पूछा गया कि एक मिठाई की दुकान है और क्या वह दुकान अगर कोई इलिसिट प्रैक्टिस करती है तो हम आरटीआई से वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही कवर करने को मिलेंगे। एक्चुअली में बीसीसीआई रजिस्टर्ड अंडर द तमिलनाडु चैरिटेबल रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड बीसीसीआई इज नॉट फंडेड बाय आरटीआई। एंड आरटीआई में जब पब्लिक बॉडी को इंक्लूड करने की डेफिनेशन आती है तब उसका बेसिक प्रीमाइस यह है कि दैट शुड बी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्योंकि बीसीसीआई की जो फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं होती है, इस कारण बीसीसीआई गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम द आरटीआई। और इस एक्ट में भी कोशिश की जा रही थी कि बीसीसीआई को आरटीआई में इंक्लूड किया जाए, बट स्टिल बीसीसीआई इज आउटसाइड द आरटीआई प्रीव्यू। We'll make a full video regarding the BCCI and this RTI controversy. So this was all in today's news bit.